प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस BA पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं आपकी रीतिकालीन काव्य जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें दूसरे कवि के रूप में संकलित बिहारी कवि के दोहे आज मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित जो पाठ्यक्रम था वो लगभग काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके थे। इस पाठ्य पुस्तक में संकलित प्रथम कवि केशवदास के पदों की व्याख्या और उनकी प्रमुख विषय वस्तु और केशवदास जी के ऊपर एक मॉडल आंसर भी हमने पढ़ा है। और आज हम दूसरे चैप्टर को ले रहे हैं, बिहारी को। इस पाठ्य पुस्तक में कुल 8 कवि आपके संकलित हैं। तो इस प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित जैसे कि नायक नायिका भेद, रीतिकालीन काव्य का इतिहास, रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की परिस्थितियाँ, रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, इन सबको हम पढ़ चुके थे। नायक नायिका भेद, इन पे भी हमने चर्चा कर ली है। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। प्राय इन सब पर रीति का अर्थ और रीति के प्रमुख प्रकार, इन सब को हम पढ़ चुके हैं। आपका पाठ्यक्रम काफ़ी कुछ हम कवर कर चुके हैं। और अब ये दूसरे चैप्टर के बाद में 6 चैप्टर आपके शेष रहेंगे इस पाठ्यक्रम में, जो हम दिसंबर और जनवरी तक हम इनको पूर्ण कर लेंगे। आइए हम आज आरंभ करते हैं कवि बिहारी के जीवन परिचय से। इस कवि बिहारी के यहाँ पर बिहारी सतसई जो इन्होंने रचना लिखी है, उसमें से कुल 45 दोहे यहाँ संकलित हैं, जिनको हम 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं कवि बिहारी को। इनका जो जन्म है वो संवत 1652 ईस्वी में माना जाता है और इनका देहावसान 1721 विक्रमी संवत में माना जाता है। रीतिकाल की 3 काव्यधाराएँ, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो रीतिबद्ध कवि केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास, अन्य कवि, और रीतिमुक्त में गणानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, और रीतिसिद्ध के मात्र एक प्रतिनिधि कवि बिहारी जी हैं। द्विजदेव वगैरह भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो देखिए, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवियों में बिहारी अप्रतिम हैं, क्योंकि बिहारी ने दोहे जैसे छोटे से छंद में जिस कौशल से भावों की अभिव्यक्ति दी, विचारों को व्यक्त किया है, वे उनकी असाधारण काव्य प्रतिभा का परिणाम है। बिहारी अपने समय के अद्भुत प्रतिभा संपन्न, रस प्रवण, मेधावी कवि हैं, यानी रसज्ञ कवि हैं। बहुत ही बहुज्ञ कवि और मेधावी विद्वान थे। उनकी एक अकेली मात्र कृति है बिहारी सतसई, जो उनकी कृति का अक्षय स्रोत है। उनके जीवन वृत्त की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यद्यपि उनकी जन्म को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद हैं, मतैक्य नहीं है, मत की एकता नहीं है, यानी विद्वानों में मतभेद है। तथापि सामान्य रूप से ये माना जाता है कि बिहारी का जन्म संवत 1652 विक्रमी संवत में हुआ था तथा उनका देहावसान संवत 1721 में हुआ। उनके जीवन के बारे में कुछ तथ्य इस प्रकार हमें प्राप्त होते हैं। पहला बिंदु देखिए, बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था तथा वे ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका बाल्यकाल बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। केशव तथा केशव राय क्रमशः इनके गुरु एवं पिता थे, यानी केशव इनके गुरु और केशव राय इनके पिता थे। बाल्यकाल के बाद में वे ब्रज प्रदेश में आकर के निवास करते हैं और मथुरा में इनकी ससुराल थी। बिहारी के जो आराध्य इष्ट देव, वो कृष्ण भगवान थे। वे दरबारी कवि थे तथा उन्हें जोधपुर और जयपुर के राजाओं से राजाश्रय मिला। बिहारी की पत्नी भी कुशल कवयित्री के रूप में विख्यात हैं। बिहारी का बाल्यकाल बुंदेलखंड में बीता था और उनकी भेंट महात्मा नरहरिदास से हुई थी, और बिहारी ने काव्य परंपरा का ज्ञान बुंदेलखंड में ही प्राप्त कर लिया था। बिहारी के विवाह के उपरांत वे मथुरा आकर के बस गए। यहीं वे ससुराल में स्थायी रूप से काफ़ी समय तक रहे। मुगल बादशाह शाहजहाँ के बुलावे पर वे आगरा भी गए थे। शाहजहाँ के पास कुछ दिन रहने से
बिहारी का परिचय अनेक विख्यात राजाओं से हुआ और वहीं से बिहारी राजा जयसिंह के यहाँ पहुँचे थे। जयपुर नरेश महाराणा जयसिंह से मिलने पर बिहारी को जब ये पता चला कि महाराज का ये भी विवाह हुआ है और वे नवविवाहिता रानी के प्रेम पास में आबद्ध होकर के अपने दैनिक प्रजा संबंधी कार्य को भूल गए हैं, उनसे विरक्त हो गए हैं, तो इस दशा को देख करके, इस स्थिति का मूल्यांकन करते हुए बिहारी ने राजा जयसिंह को सचेत करते हुए, राजकार्य के प्रति उन्मुख करते हुए एक दोहा लिख करके भेजा था, जिस पर उनको सोने की असर भी प्राप्त हुई थी। देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कलिसो बंद्यो आगे कौन हवाल। तो यहाँ बिहारी ने अन्योक्ति के माध्यम से एक पुष्प की कली और एक भौरे को लेकर के ये बात कही है। पुष्प की कली को उन्होंने नवविवाहिता रानी का रूप दिया और भ्रमर भौरा जो है वो रूप दिया राजा जयसिंह को, कि जिस तरह से भ्रमर नहीं पराग नहीं मधुर मधु, अभी उस कली में पराग भी नहीं आया, नहीं मधुर शहद भी आया है, नहीं विकास यही काल, और वह कली अभी तरह से पूरी तरह से खिलकर पुष्प के रूप में भी परिवर्तित नहीं हुई है इस समय। अली कलिसो बंध्यो, अली यानी भ्रमर उस कली के चारों ओर ही मंडराता रहता है, आगे कौन हवाल, जब ये खिल करके पुष्प रूप में विकसित होगी तब जा कर के इस भ्रमर का क्या हाल होगा। ये अन्योक्ति रूप में राजा जयसिंह को जब ये दोहा भेजा गया तो वो राजकार्य के प्रति प्रवृत्त हो गए हैं और रानी के प्रेम पास से मुक्त होकर के प्रजा की सेवा में संलग्न हुए थे। कहा जाता है कि इस दोहे का महाराज पर जादू का सा प्रभाव पड़ा, वे अपने कर्तव्य के प्रति पुनः सचेत हो गए। महाराज की आज्ञा से ही बिहारी जी ने दोहों की रचना आरंभ की और सतसई उन्हीं के दोहों का एक संग्रहित ग्रंथ है। बिहारी सतसई के नाम से वो विख्यात हैं, जो उनकी कीर्ति का अक्षय स्रोत हैं। और इस सतसई में नीति से संबंधित दोहे, भक्ति से संबंधित दोहे और लोक मर्यादा से संबंधित दोहे हैं, श्रृंगार से संबंधित दोहे हैं। तो बिहारी कवि की एक ही कृति है ये, मात्र बिहारी सतसई के नाम से विख्यात हैं और इस पर संस्कृत एवं प्राकृत की सतसई परंपरा का भी काफ़ी गहरा प्रभाव दृष्टिगत होता है। गाथा सप्तशती से बिहारी सतसई अत्यधिक प्रभावित हुई हैं। बिहारी अत्यंत प्रतिभाशाली कवि थे। दरबारी कवि होने के कारण उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों में श्रृंगारपूर्ण रचना भी करनी पड़ती थी। नीति और भक्ति भी उनके मन मस्तिष्क में छाई हुई थी। जब वो श्रृंगार का वर्णन करते करते रीतिकालीन कवि जब ऊब जाते थे तो वो भक्ति में लीन होते थे और भक्ति में यानी अपने इष्ट में आश्रय ढूंढते थे। भक्तिभाव संभवतः पत्नी की मृत्यु से जागा होगा, ऐसा कहा जाता है। और नारी सौंदर्य चित्रण में तो बिहारी अप्रतिम थे ही। नारी के अंग अंग की छवि उतारने में उनका एक छोटा सा छंद दोहा उनके हाथों में ही सफल हुआ। मादकता, कोमलता, सरसता में बिहारी के समकक्ष कोई दूसरे कवि ठहरते नहीं हैं। विरह के अतिशोक्तिपूर्ण वर्णनों में भी बिहारी की तुलना शायद ही कोई कवि कर पाएँ, यानी उनके समकक्ष नहीं उतरते हैं। अनुभवों के चित्रण में रस के प्रमुख चार अवयव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। तो अनुभव यानी हाव भाव, चेष्टाएँ, इनके विधान में, इनकी योजना में बिहारी की मान्यताएं सर्वमान्य रही हैं। एक मुक्तकार के रूप में बिहारी की प्रशंसा विभिन्न आलोचकों ने की है, क्योंकि बिहारी सतसई प्रबंध काव्य नहीं है, नहीं इसमें अध्याय हैं। इसमें प्रत्येक छंद यानी दोहा अपने आप में स्वतंत्र हैं, पूर्वापर संबंध इसमें नहीं है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक मुक्तकार के रूप में यहाँ तक लिखा है कि मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वे बिहारी में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचे हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे विचार से बिहारी की कविता में इन गुणों के साथ साथ कुछ दोष भी विद्यमान हैं, अतः उनका महत्व निर्धारित करने से पूर्व उनके दोनों पक्षों पर सम्यक रूप से विचार कर लेना चाहिए, चिंतन कर लेना चाहिए। हमारे विचार से किसी भी मुक्तक रचना का मूल्यांकन करते समय मुख्यतः इन 7 बातों पर ध्यान देना चाहिए। मुक्तक रचना की ये 7 विशेषताएं उभर करके सामने आती है। देखिए, पहली, कवि ने ऐसे विषयों, प्रसंगों एवं भावनाओं का चुनाव किया हो जो रस निष्पत्ति की क्षमता से युक्त हों। कवि की शैली में ऐसी सजीवता एवं मार्मिकता होनी चाहिए कि वे छोटी सी छोटी बात को भी और अधिक मार्मिक बना सकें।
मुक्तकार में कल्पना की समाहर शक्ति होनी चाहिए। भाषा शैली में समास या सामासिकता का गुण होना चाहिए। कवि को व्यंग्य प्रयोग में भी दक्षता प्राप्त होनी चाहिए और भाषा में कोमलता, सरलता और प्रवाह का गुण होना चाहिए। और अंतिम सातवीं विशेषता है शब्द योजना में नाद सौंदर्य भी हो तो और अच्छा रहेगा। बिहारी सतसई में उपर्युक्त विशेषताओं में से अनेक विशेषताएं मिलती है, यानी सारी की सारी विशेषताएं चिटपिट रूप में सभी मिल जाती हैं। उन्होंने मुख्यतः नायक नायिका के प्रेम एवं श्रृंगार रस की व्यंजना को अपना लक्ष्य बनाया। मुक्तक में रस के सभी अवयवों की योजना एक साथ नहीं हो पाती है, अतः उनमें से ऐसे ही रसों की व्यंजना हो सकती है जो सभी अवयवों की अपेक्षा नहीं रखते हैं। श्रृंगार रस में वह गुण विद्यमान है जो अन्य अंगों की अपेक्षा नहीं होती उसमें। प्रेम के क्षेत्र में आलंबन के सौंदर्य की झलक, यानी जिसकी वजह से ये प्रेम उत्पन्न होता, प्रेम की उत्पत्ति होती है, उसकी एक चेष्टा या आश्रय की कोई मनोदशा या उसकी कोई एक उक्ति, इनमें से किसी एक के चित्रण से ही पाठक के हृदय को झंकृत किया जा सकता है। अतः श्रृंगार रस को प्रमुखता प्रदान करके बिहारी ने उचित ही किया है, किंतु साथ ही अनेक विषयों का समन्वय करने की लालसा ने उनके काव्य को अनेक विरोधी भावों से ग्रसित भी कर दिया है। एक दोहे में वे रमणी की मधुर छवि का आस्वादन करते हुए दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ तीय छवि की गौर प्रदर्शना करने में भी लीन हो जाते हैं। यानी उसी सुंदर स्त्री का एक तरफ प्रशंसा और दूसरी तरफ उसकी निंदा, ये एक विरोधाभास इनमें देखने को मिलता है। एक और विपरीत रति का चित्रण करते हैं तो दूसरी ओर अद्वैत का प्रतिपादन भी कर जाते हैं। कहीं हास्य की हल्की मुस्कान हमें दिखाई देती है तो कहीं नीति के कठोर तथ्यों की गंभीरता की बातें भी ये करते हैं। यही कारण है कि बिहारी के काव्य की मूल भावधारा का अबाध रूप से आगे नहीं बढ़ पाती है। वह अनेक स्थानों पर विच्छिन्न होकर डूबती हुई सी इधर उधर बंटकर सुबकती हुई थी बंटकर लुप्त हो जाती है। यानी किसी एक ही विषय पर बिहारी जी ने लेखनी नहीं चलाई है, वह बहुज्ञ कवि थे। हर विषय पर उन्होंने लिखा है, चाहे भक्ति हो, चाहे नीति हो, चाहे श्रृंगार हो, चाहे ज्योतिष ज्ञान हो। छोटी से छोटी बात को भी मार्मिक बना देने की कला में बिहारी सिद्धहस्त हैं। नायिका की साधारण सी चेष्टा को भी बिहारी ने अत्यंत चित्ताकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे ये देखिए, एक दोहा उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया गया है। भौहें ऊंचे, भौहों को ऊंची करके, आंचरू उल्टी और आंचल को उलट करके, मोरी मोरी मुँह मोरी और मुड़ती हुई, मुँह को मोड़ती हुई, मुँह से हाव भावों को प्रकट करती हुई वह नायिका भौं ऊंची करती हुई, आंचल को उठाती हुई और मुख मोड़ती हुई नीठी नीठी भीतर गई, और बड़ी मुश्किल से वे भीतर गई। दीठी दीठी सो जोरी, और दीठी यानी दृष्टि, दृष्टि से मिली, यानी प्रिय की नज़र से उसकी नज़र जैसे ही मिलती है तो बड़ी मुश्किल से वह शर्माती हुई अंदर गई है। तो एक चित्त का आकर्षण इस दोहे में देखने को मिलता है। इसी प्रकार नायिका की चितवन का चित्रण भी देखिए। अन्यारे दीरग दरगन किति ने तरुणी समान, वे चितवनी ओरे कछु जी बस होत सुजान। यानी हर कोई उन चितवन में आबद्ध हो जाता है, उनकी ओर आकृष्ट हो जाता है। ऐसे हाव भाव, चितवन के हाव भाव भी बिहारी ने अभिव्यंजित किए हैं। यहाँ चितवन किसी विशेषता के बारे में कुछ न कहकर भी उससे रहस्यमय ढंग से अद्भुत आकर्षक रूप प्रदान कर दिया गया है। कल्पना की समाहार शक्ति के भी अनेक प्रमाण बिहारी में हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, यहाँ एक उदाहरण है। अहें दहेंडी जीनी धरे, जीनी तू लही उतारी, नीके हैं छीके छुए, ऐसे ही रही नारी। तो इस तरह की समाहार शक्ति भी बिहारी में है। यहाँ केवल कुछ संकेतों द्वारा ही पूरे दृश्य का अंकन कर दिया गया है। कवि ने पूरी बात नहीं कहकर केवल कुछ ऐसे ही तथ्यों की ओर संकेत किया है जिससे पाठक पूरे प्रसंग की कल्पना कर सकें। एक उदाहरण और देखिए। प्रत्यय दोषु पुराण सुन, यानी प्रत्यय यानी पर स्त्री के दोषों को, दुर्गुणों को पुराण आदि में सुन करके, लखी मुलुकी सुखुदानी, कसु करी राखी मिश्र हूँ, मुँह आई मुस्कानी, और मुंह पर मुस्कान आ जाती है। यहाँ भी कवि ने दो पंक्तियों में ही एक पूरी कहानी कह डाली है। कथावाचक महोदय और उक्त सुखदानी का कोई परिचय दिए बिना ही
तथा उसके पारस्परिक संबंध की कोई चर्चा किए बिना ही कवि ने इस विशेष परिस्थिति का चित्रण इस ढंग से कर दिया है जिससे पाठक पूरे प्रसंग की कल्पना कर सकें। भाषा की समाज शक्ति का गुण भी बिहारी सतसई में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। वे कम से कम शब्दों में एक दीर्घ इतिवृत्त, विस्तृत प्रसंग एवं सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत कर देते हैं। देखिए, एक दोहा यहाँ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हैं। द्रग उर्जत टूटत कुटुम जूरत चतुर्चित प्रीति, परती घाटी दुर्जन हिये दई नई ये रीति। यानी दृग उर्जत, नेत्र आपस में उलझते हैं नायक और नायिकाओं के, नायक और नायिका के नेत्र जैसे उलझते हैं तो उनमें प्रेम बढ़ता है। टूटत कुटुंब, और दूसरी तरफ उनके प्रेम व्यवहार को देख कर के दोनों के परिवार आपस में टूटते हैं। जूरत चतुर्चित प्रीति, और उन दोनों में घनिष्ठ प्रेम जितना अधिक बढ़ता जाएगा उतना ही उन दोनों के प्रेम कुटुंब यानी परिवार टूटते जाते हैं। पड़ती गांठी दुर्जन ही है, और इनके प्रेम की घनिष्ठता को देख करके दुर्जनों के हृदयों में भी गांठ सूल उठने लगते हैं। दई नई ये रीति, ये विधाता ने प्रेम की ये नई रीति प्रदान की हैं। व्यंजना का वैभव भी बिहारी सतसई में अनेक स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है। उनकी व्यंग्योक्तियों में प्रभावित करने की असाधारण शक्ति विद्यमान है। जयसिंह जैसे सूरवीर शासक के हृदय को भी उन्होंने अपने व्यंग्य के अग्रांकित तीरों से भेदने में सफलता प्राप्त की है। जैसे ये दोहा हमने पहले ही पढ़ लिया है, जो राजा जयसिंह जी को ये भेजा था। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इसी तरह से स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखू व्यंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिनु ने मारी। यानी अपनी ही जाति के राजाओं के विरुद्ध इन मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने इन राजाओं को, राजपूत राजाओं को भड़काया था। तो ये एक प्रसंग है जब राजा मानसिंह जब संधि करने के लिए जब जाते हैं अकबर के नेतृत्व में हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप से संधि के रूप में ये जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य अपने स्वार्थ हेतु, हे मानसिंह जी, सुकृत ने श्रम वृथा, ये अच्छा कार्य नहीं है और आपका परिश्रम भी बेकार हो जाएगा। देखू व्यंग विचारी, ये पक्षी आप अपनी विचार करके देख लीजिए, पक्षी कहा गया है यहाँ पर। बाज पराए पानी परी, बाज पराए पानी परी तू पच्छिनु ने मारी, अर्थात अपनी जाति के राजाओं से दुर्व्यवहार मत करो, शत्रुता मत करो, उन्हें मत मारो, क्योंकि उन्हें मार दोगे तो ये जो श्रेय जाने वाला है बाज को मिल जाएगा और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, यानी अकबर को मिल जाएगा। भाषा में कोमलता, सरलता और नाद सौंदर्य का गुण भी बिहारी सतसई के कतिपय दोहों में परिलक्षित होता है। जैसे यहाँ ये दोहा है, तंत्री नाद कवित्र सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक लेकर आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।